नमस्कार बच्चों, आर के एस मैथ सी कक्षा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम पैसेज पर बात करने वाले हैं। तो पैसेज जो आपके दो प्रकार के आते हैं, तो दो आते हैं आपके पास अनसीन पैसेज, दो आते हैं अनसीन जो अपठित अपने जिनको बोलते हैं, जो हमारे पढ़े हुए नहीं होते हैं, और दो आते हैं सीन पैसेज यानी आपकी बुक में से। तो दो जो अनसीन पैसेज आते हैं उनका वेटेज होता है 7 + 7 यानी 14 नंबर का, और दो जो सीन पैसेज आते हैं बुक में से आपके आते हैं वो 4-4 नंबर के होते हैं। तो ये आपके पास हो गया 8 नंबर के, यानी कुल आप देख सकते हैं कि 22 नंबर के पैसेज आपके लिए आते हैं। तो ये अंग्रेजी में जो 80 नंबर का पेपर होता है उसमें 22 नंबर का ये जो बहुत महत्वपूर्ण, आप ये मान सकते हैं कि ये 1/4 से ऊपर हो गया इसका हिस्सा जो है वो, यानी आप ये मान सकते हैं कि 25% यानी करीब 30% का ये जो मार्क है, जो वेटेज है वो केवल पैसेज का है। और पैसेज पर यदि अच्छी तरह ध्यान दिया जाए, आप पैसेज की अच्छी प्रैक्टिस रखें, आपकी वोकाबलरी यानी आपकी जो मीनिंग स्ट्रेंथ है वो अच्छी हो, तो आप पैसेज बहुत अच्छे कर सकते हैं। और एक बात आपको अच्छी तरह और ध्यान रखनी चाहिए कि आजकल जो पैसेज पूछे जाते हैं वो काफ़ी उच्च क्वालिटी के होते हैं। पहले के पेपर्स में, पुराने समय में कुछ साल पहले तक जो पैसेज बहुत आसान आया करते थे, बच्चे आसानी से कोशिश कर लिया करते थे, लेकिन आजकल जो है वो काफ़ी पैसेज जो मुश्किल दिए जाते हैं, और जिन बच्चों का अभ्यास नहीं होता है उनसे पैसेज जो वो अच्छी तरह नहीं हो पाते। तो उसके लिए मैं आपको आज इस वीडियो के द्वारा कुछ ऐसे तरीके और पूरी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, जिससे कि आप पैसेज कैसे करें, उनमें क्या क्या ध्यान रखें और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें जो आपको जाननी है। तो पहले तो बच्चों आप ये ध्यान रखो कि जो भी पैसेज आपको दिया गया है उसको पहले आप कम से कम 2 बार पढ़ें, ठीक है। उसको 2 बार पढ़ें, पढ़ने के बाद आप देखें कि उसमें क्या कथानक है, यानी क्या उसमें क्या कहानी है या किस विषय पर वो लिखा गया, उसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। आप जल्दबाजी न करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कह दिया जाता है कि आप प्रश्नों की लाइन मिला लें और वहाँ से लिख दें, तो ये तरीका बिल्कुल ही गलत है और आपको इस प्रकार से नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको पहले पैसेज 2 बार पढ़ना चाहिए, उसके विषय का, कहानी का या कथानक का आपको अनुमान लगाना चाहिए, और फिर आप देखें कि उसमें जो कठिन शब्द हैं, ऐसे कठिन शब्द जिनका अर्थ आपको नहीं आता है, उनको भी आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, और फिर आप देखें कि उस पैसेज की कहानी के अनुसार या उसके कथानक के अनुसार उसका क्या अर्थ बन सकता है, ये भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप अच्छी तरह से उसके विषय को समझें, और फिर आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न में जो भी सूचना पूछी गई उसको गौर से समझें आप, यानी प्रश्न पूछ क्या रहा है। कई बार हम जब जिस लाइन में हमें लगता है कि यहाँ पर आंसर है, उसको जब हम कॉपी करते हैं तो आपसे क्या है कि कुछ अनावश्यक बातें भी उसमें जुड़ जाती है, और जो प्रश्न में सूचना पूछी गई है उसका सही उत्तर नहीं बन पाता है। तो आप ऐसा कतई नहीं करें, आप पहले प्रश्न को अच्छी तरह समझें, और प्रश्न की जो जान होती है वो आपको पता है किसी क्वेश्चन वर्ड में होती है। तो पहले जो क्वेश्चन वर्ड है, WH वर्ड जो होता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, पहले उसके द्वारा प्रश्न को अच्छी तरह समझें। और पारंपरिक तरीका जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लाइन मिलाकर उत्तर लिखने वाला है, उसको कतई कोशिश नहीं करें। आप उनको सीखें, अभ्यास करें, और आंसर फ्रेमिंग जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ उससे उत्तर लिखने की कोशिश करें आप। तो प्रश्न के अंदर से हम किस प्रकार से शुरू करें ताकि हमारी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है या व्याकरण संबंधी गलतियाँ हैं उत्तर लिखने में वो नहीं हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको समझने की, सीखने की कोशिश करें, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको निश्चित रूप से एक्सीलेंट मार्क्स मिलेंगे, और निश्चित रूप से मिलेंगे। और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि परीक्षा से पहले कम से कम बोला है मैंने, 25 अनसीन पैसेज का अभ्यास आप जरूर करें। आप उनको खुद पढ़ें, उनकी वोकाबलरी देखें, और अच्छी तरह उनको समझने की कोशिश करें, प्रश्नों के उत्तर लिखें, और पहली प्रक्रिया पूरी तरह से समझ करके तो आप बिल्कुल अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो पहले मैं आपको, इसके बाद ये बातें आप हमेशा ध्यान में रखिए, इनको ज़रूर फॉलो करना है। इसके बाद मैं आपको आंसर फ्रेमिंग पर ले चलता हूँ।
तो आंसर फ्रेमिंग यानी उत्तर लिखने की जो तरीका है, उससे आपको पहले तो समझना चाहिए कि आंसर फ्रेमिंग का मतलब क्या है। तो आंसर फ्रेमिंग का मतलब बच्चों यही है कि आपको जो प्रश्न अनसीन पैसेज में या सीन पैसेज में दे रखा है, उसका हम उत्तर फ्रेम करें जो कि व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल सही हो, ताकि हमें अच्छे नंबर मिले। तो उसके लिए पहले आपको जानना है कि जो प्रश्न का रूप होता है वो इस प्रकार का होता है। पहले उसमें एक क्वेश्चन वर्ड होता है, WH वर्ड जिसको बोलते हैं अपने व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, तो ये होता है। उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर उसमें एक सब्जेक्ट होता है, फिर मुख्य क्रिया होती है, फिर आगे एटसेट्रा, ऑब्जेक्ट वगैरह। तो ऐसे एक प्रश्न बना होता है। और कुछ प्रश्न जैसे ये विच, हुज, हाउ मैनी और हाउ मच वाले, इनमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब और इन क्वेश्चन वर्ड के बीच में नाउन होती है। ठीक है, तो ये इसके बाद सेम ही प्रक्रिया उसी प्रकार से होती है। तो आप पहले प्रश्न का रूप अच्छी तरह ध्यान में रहना चाहिए कि प्रश्न ऐसे बना होता है और इसमें जो पूछी गई है वो क्या सूचना है। तो उसके बाद आप ये देखें कि आपको क्वेश्चन वर्ड जो पूरे 15 के 15 है वो अच्छी तरह याद होने चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन वर्ड आप जान सकते हैं कि तो ये है 15 क्वेश्चन वर्ड्स, तो इनकी संख्या 15 होती है। जैसे हु, वाई, व्हेन, वेयर, ये तो आप क्या करें, इनके अर्थ जो अच्छी तरह याद रखें और इनके जो यूजेज हैं यानी ये क्या काम आते हैं, क्या जानने काम आते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हु यानी हु का अर्थ हो गया कौन, तो वो हमेशा कर्ता जानने के काम आता है, यानी काम को करने वाला कौन है। वाई से आप जानते हैं कि वाई मीन्स क्यों होता है, तो ये कारण जानने काम आता है। इसी प्रकार व्हेन जो हो गया वो व्हेन का मतलब हो गया कब, यानी समय जानने का काम आता है। इस प्रकार से आप ये 15 क्वेश्चन वर्ड है उनके अर्थ अच्छी तरह याद रखें। ये आपके पढ़े हुए जाने माने शब्द हैं, फिर उनके अर्थ आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए और इनका प्रयोजन पता होना चाहिए, क्या उद्देश्य आते हैं काम में, किस काम के लिए काम आते हैं। फिर आप क्या करें, इनको अच्छी तरह अपनी कॉपी पर नोट कर लें। ये जो पूरा मैंने आपको जो ये पेज दिखा रखा है, आप इसको वीडियो पॉज करके इस प्रकार से और यहाँ से आप इनको अच्छी तरह नोट कर लें अपनी कॉपी पर। अच्छी तरह इस पेज को नोट कर लें, आपको कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 मिनट में आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं। तो इसकी ये जो पूरी प्रक्रिया है कि उत्तर हम कैसे लिखें, फ्रेम कैसे करें, वो पूरी प्रक्रिया मैं आज आपको समझाऊंगा। तो इसके स्टेप जैसे आप प्रश्न का उत्तर शुरू कैसे करें, तो आपने देखा कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर क्वेश्चन में हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है कोई न कोई, तो इस हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो सब्जेक्ट होता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब की पूरी लिस्ट जो है मैंने यहाँ पर आपको यहाँ नीचे दे रखी है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राथमिक सहायक क्रियाएं जो इज, एम, आर, वॉज पर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये 11 होती है। और आप जानते हैं कि फिर 13 जो है मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती है। तो आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के 24 हेल्पिंग वर्ब होती है। ये आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो आप इनको इस पूरे पेज को आप ऐसे जो है वो अपने रजिस्टर पर नोट कर लें और फिर पूरी प्रक्रिया को दोबारा पढ़ें इसको। और यानी जैसे ये पहले यहाँ से, फिर आप जो है वो उसको धीरे धीरे इसकी पूरी प्रक्रिया को आप यहाँ से नोट कर लें। आप यहाँ से अपने रजिस्टर पर नोट रखें पूरी प्रक्रिया को। और फिर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप उत्तर शुरू करें। तो यहाँ जैसे आप जब आपको ध्यान में आएगी कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो ये जैसे हेल्पिंग वर्ब है तो आपका इसका ये पहला स्टेप यही है कि हमेशा सब्जेक्ट से उत्तर शुरू करना है, यानी आपको उत्तर यहाँ से हमेशा शुरू करना है। फिर डू, डज, डिड के अलावा कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो यहाँ पर, तो वो हम क्या करते हैं, तो उत्तर लिखेंगे तो उसको मुख्य क्रिया से पहले लिखते हैं। ठीक है, और इसके बाद डू आने पर क्या करेंगे हम, और डज आने पर क्या करेंगे, डिड आने पर क्या करेंगे, और कुछ और महत्वपूर्ण थोड़ी बातें हैं। तो वो मैं आपको बिल्कुल ये पेज आप उतार कर रखें और मैं अलग से आपको समझा देता हूँ किस प्रकार से आपको उत्तर शुरू करना है इन सब का। लेकिन मैं एक बार आपको फिर कहूँगा कि आप इस पूरी प्रक्रिया को जो है अपनी कॉपी पर नोट कर लें और इसको 2-3 बार पढ़ें, इसके हर एक स्टेप को आप याद रखें। और ये जो 15 क्वेश्चन वर्ड्स हैं, आप वीडियो पॉज करके इसको अपने रजिस्टर में नोट कर लें और 15 क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनको अच्छी तरह लर्न कर लें। और प्रश्न का जो रूप है, जो आप जानते हैं कि प्रश्न जो है वो इस प्रकार से, प्रश्न की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो आप अच्छी तरह याद करें।
तो अब मैं आपको इनके उत्तर लिखने का तरीका जो अलग पेज पर समझाने वाला हूँ। तो हम देखते हैं आगे पेज पर कि किस प्रकार से उत्तर शुरू करें, लेकिन ये पेज आप अच्छी तरह अपने रजिस्टर में नोट कर लें। तो प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना शुरू करें, इसके लिए मैंने आपके लिए जो 5 प्रकार के प्रश्न लिखे हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न जो है वो 5 प्रकार से ही बनते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो वेयर इज यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर इज आया है, यहाँ पर डू आया है, यहाँ पर डज है और यहाँ पर डिड है। और ये जो प्रश्न है वो हो गया आपका जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जिसको अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आप अच्छी तरह ध्यान दे लीजिए कि ये 4 या ये 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो इनकी शुरुआत करना यदि आप सीख लें तो आपकी प्रश्न की जो उत्तर लिखने की जो शुरुआत है वो व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध होगी। पीछे आप उत्तर जोड़ेंगे तो वो आपका उत्तर बिल्कुल सही तरीके से बनेगा और हमें किसी भी लाइन को कॉपी करके या वहाँ से नकल करके नहीं लिखना पड़ेगा। और इससे हमारे जो नंबर है वो भी जांचने वाला हमें अच्छे देगा और हमारा व्याकरण का ज्ञान है वो भी उसमें प्रदर्शित होगा कि आपको जो है वो प्रश्न में पूछे गए टेंस के अनुसार आपने उत्तर दिया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस टेंस में प्रश्न पूछा गया उसी में आपका उत्तर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो इज लिखा है, तो यहाँ पर बच्चों आप समझिए कि ये केवल इज ही नहीं है। यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि आपके पास 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती है, ठीक है, 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती है। तो इन 24 हेल्पिंग वर्ब्स में से यदि हम ये डू, डज और डिड इन 3 को अलग कर दें तो हमारे पास ये बचती है 21। तो यहाँ पर ये केवल इज ही नहीं, इन 21 में से डू, डज, डिड के अलावा छोड़ करके जो पूरी 21 है इनमें से कोई भी हो, उन सब का यही तरीका होता है कि आप कैसे उत्तर लिखेंगे। और यहाँ पर फिर डू है, फिर डज है, फिर डिड है, इनका क्या करें। तो ये मैं आपको जो है वो प्रश्न जैसे मैंने लिखा है और हमारे इसके उत्तर कैसे बनते हैं वो मैं आपको इन पे लिख के बताता हूँ। या आप इस प्रकार से जो उत्तर यदि आ जाए आपके पास प्रश्न तो आप कैसे लिखेंगे। तो ये तो मैंने प्रश्न आपके जो सामान्य बात पर आधारित उत्तर है जो हम खुद अपनी तरफ से लिखेंगे, और यदि आप पैसेज में से देना हो तो भी आप इस प्रकार दे सकते हैं। तो जैसे कि हमारा ये पहला प्रश्न है, तो पहले तो मैंने आपको बताया था कि आप जो है वो सबसे पहले ये देखें कि ये जो आपका क्वेश्चन वर्ड है ये वेयर, तो वेयर मीन्स हो गया कहाँ, यानी यहाँ पर स्थान संबंधी उत्तर आपसे पूछा है वेयर इज ही गोइंग नाउ। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। तो इसमें ये पूछा है कि अब वह कहाँ जा रहा है। तो आप कहाँ का उत्तर दें, यानी आप स्थान संबंधी आपसे जो उत्तर पूछा है वो आप उत्तर देंगे। और शुरू आप कैसे करेंगे, तो आपको जैसे कि उस पेज में मैंने आपको बताया था कि हमेशा आप जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ से उत्तर शुरू करें, हर प्रश्न का उत्तर यहाँ शुरू करें और इसका जो ये पहला अक्षर है उसको कैपिटल कर दें। तो यहाँ पर जैसे हम ही का एच बड़ा कर देते हैं तो ये आपके पास हो गया ही। और फिर आपको क्या करना है, ये जो इज है या यहाँ पर डू, डज, डिड के अलावा कोई भी हेल्पिंग वर्ब है तो आप इसको क्या करें, यहाँ पर इस प्रकार से वर्ब से पहले लिख दें। तो ही इज लिखेंगे हम और फिर आएगा देखो गोइंग, तो ही इज गोइंग। अब आप देखो कि वो जहाँ जा रहा है बस उसका उत्तर आप यहाँ पर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए वो बीकानेर जा रहा है तो ही इज गोइंग टू बीकानेर, और फिर जो है यहाँ पर आपके जो एडवर्ब है उसको लिख दें नाउ। तो इस प्रकार से आपका जो है उत्तर बिल्कुल सही तरीके से, ग्रामेटिकल तरीके से, व्याकरण की दृष्टि से आपका उत्तर बिल्कुल सही हो गया। तो यही तरीका आप लगाएं। तो ये केवल एक ईज के लिए नहीं है, मैंने आपको बताया कि पूरी 21 हेल्पिंग वर्ब्स डू, डज, डिड के अलावा कोई भी हो तो आप इस प्रकार से सीखें इसको और 2-3 बार इस वीडियो को सुने, इस बात को सुने तो आपको ये लर्न हो जाएगी। फिर हम देखें कि यदि हमारे पास डू आ जाए तो हम क्या करेंगे, डज आए क्या करें, डिड आए तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले डू में देखना आपको याद रखना है कि डू में हम क्या करें। तो जैसे हमसे पूछा है कि व्हेन डू दे कम, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि व्हेन यानी कब, यानी हमें समय संबंधी उत्तर हमसे पूछा है।
और ये चूंकि डू आया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो व्हेन डू दे कम, यानी वो गांव में कब आते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताया कि ये हेल्पिंग और विद हेल्पिंग वर्ब के बाद ही उत्तर शुरू करेंगे। ये तो तरीका सब में समान ही होता है। तो हम क्या करेंगे, ये दे का जो टी है उसको बड़ा करेंगे, पहले कैपिटल लिखेंगे तो दे। और फिर बच्चों आपको याद रखना है कि यदि डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है तो आपको इसके बाद यहाँ से उत्तर शुरू करें और आगे कोई चेंज नहीं करना। तो आप इसके डू के लिए याद रखें नो चेंज, ठीक है। यहाँ पर ये शब्द आप याद रख लें, नो चेंज, यानी कोई चेंज आप नहीं करें। और ये भाग लिखें, फिर उसके बाद आप अपना उत्तर जोड़ें। तो दे कम का कम ही रहेगा, तो दे कम टू द विलेज। तो आपको मैंने कहा ना कि कोई भी आपको चेंज नहीं करना है। दे कम टू द विलेज। अब मान लीजिए वो गर्मियों की छुट्टियों में गांव में आते हैं, तो आप यहाँ अपना उत्तर जो आपका उत्तर बनता है वो यहाँ पर जोड़ देंगे। दे कम टू द विलेज इन समर, ठीक है, यानी गर्मियों में वो अपने गांव आते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो उत्तर है यहाँ जुड़ गया। तो ये आप याद रखें कि डू आए तो आप कोई चेंज नहीं करेंगे और उत्तर आप लास्ट में जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये डू की बात रही। अब हम आते हैं डज पर। तो डज आए तो हमें क्या करना है, एक छोटी सी बात को सीखना है कि डज आए तो क्या करें। पहले हम देखते हैं कि व्हाट। तो यहाँ पर व्हाट यानी क्या हो गया, डज शी लाइक इन लंच। तो हमसे पूछा है कि वह नाश्ते में क्या पसंद करती है। तो डज आ गया ना, इंडेफिनिट टेंस हो गया प्रेजेंट का। तो डज आने पर आप क्या करेंगे, आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब का उत्तर शुरू करते हैं। तो उत्तर तो हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट से शुरू करना है। और डज आए तो आप क्या करेंगे, ये जो आपको फर्स्ट फॉर्म दे रखी होती है वर्ब की, यहाँ पर जो ये दी होती है, इसमें आप क्या करेंगे, एस या ई एस जोड़ दें। वो वर्ब के अनुसार होता है कि एस जोड़ें या ई एस जोड़ें, वो आप टेंस में नियम देख सकते हैं ऐसी इसका। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले शी का एस बड़ा करेंगे, कैपिटल करेंगे इसको, और फिर हम क्या करेंगे, लाइक जो हमें वर्ब दे रखी है उसमें हम क्या जोड़ते हैं, एस। तो सी लाइक्स। अब उसको जो पसंद है वो आप यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लिखें आप उत्तर। जैसे मान लीजिए उसको लंच के अंदर मान लीजिए कर्ड पसंद है या कोई ब्रेड एंड बटर पसंद है, जो भी उसको खाने में तो पसंद है, तो आप यहाँ लिख देंगे। जैसे मान लीजिए लंच सभी लगभग सारे बाहरी खाना खाते हैं, तो सी लाइक्स ब्रेड एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। यानी आपने ये लिखा कि उसे सब्जी और रोटी जो है वो लंच में पसंद है। तो आपका जो उत्तर बना इस प्रकार से आपने यहाँ पर ये जोड़ दिया यहाँ पर। तो इसमें जो सीखने वाली बात थी वो ये थी कि क्रिया में आप क्या लगा देंगे, एस या ई एस लगा देंगे डज आने पर। तो ये डू का तरीका, फिर ये डज का तरीका, और फिर हम देखते हैं डिड। तो यहाँ पर डिड जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है तो आप कैसे करेंगे। जैसे यहाँ ये प्रश्न पूछा गया, हाउ डिड राम रीच देयर। तो यहाँ पर क्योंकि ये पास्ट में आ गया ना डिड, तो हाउ यानी कैसे हो गया, तो राम वहाँ कैसे पहुँचे या राम वहाँ कैसे पहुँचा, कोई भी किसी के बारे में अपने उत्तर दे रहे हो तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। तो हमने डू का सीखा कि डू में नहीं कोई चेंज करना है, डज में क्रिया में एस एस लगाना है। तो डिड में भी एक छोटी सी बात सीखनी है कि आप यहाँ डिड के बाद उत्तर शुरू करें। तो यहाँ पर जैसे ये हो जाएगा राम, और डिड आए तो आपको क्या करना है, वर्ब की जो है वो उसको क्या कर दें आप, सेकंड फॉर्म कर दें। जो फर्स्ट फॉर्म आई है ना यहाँ पर ये वाली, इसकी आपको क्या करना है, सेकंड फॉर्म करना है। तो ये बात आपको सीखना अच्छी तरह। तो राम रीच्ड। अब मान लीजिए राम वहाँ पर बस के द्वारा पहुंचा, कोई भी लड़का या कोई भी अपने मान लगे कि भी वो बस द्वारा वहाँ पहुंचा। तो राम रीच देयर यानी बाय बस, या हमें जो पैसेज के अनुसार जो भी आपका आंसर बनता है उसको हम यहाँ जोड़ सकते हैं। लेकिन हमारा तरीका जो शुरू करने का है वो मेरा सिखाने का आपको इरादा है कि ये तरीका आप किस प्रकार करें। तो देखो बच्चों, आपने 4 बातें सीखी कि ये 24 में से इन 3 के अलावा कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो
तो आप क्या करें, उसको यहाँ पर वर्ब से पहले लगा दें या कर्ता के बाद लिखें। और दूसरी बात है कि डू आने पर कोई चेंज नहीं करना है। किस प्रकार से शुरू करें उत्तर, ये आपको याद हो ही गया होगा, हमेशा सब्जेक्ट से उत्तर शुरू करना है। डज आने पर आपको क्रिया में एस लगाना है और डिड आने पर जो आपको सेकंड फॉर्म करना है। तो इसके बाद कई प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कई बार जिनमें आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। वो होते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले उत्तर। तो बच्चों, आपको हेल्पिंग वर्ब से उत्तर शुरू, यदि कोई प्रश्न शुरू हो रहा है और वो चाहे कितना ही बड़ा प्रश्न है, कैसा ही है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको किसी फ्रेमिंग में नहीं पढ़ना है, आपको केवल यस या नो में ही उत्तर देना। आप पैसेज को गौर से पढ़ें, और क्योंकि इनके उत्तर केवल यस या नो में ही बनते हैं। जैसे मान लीजिए, डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, यानी क्या आपको क्रिकेट खेलना पसंद है। तो ये एक प्रश्न मैंने सामान्य पूछा है, लेकिन मतलब ये है कि हेल्पिंग वर्ब वाले प्रश्नों के उत्तर यस या नो में ही होते हैं। तो यदि आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो आप इसका उत्तर लिख दें केवल यस, और आगे लिखने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। और यदि आपको पसंद नहीं है तो नो लिख दें, कोई भी आगे कोई फ्रेमिंग की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे चाहे प्रश्न हेल्पिंग वर्ब वाले कितने ही बड़े हों, आपको उनके उत्तर अच्छी तरह समझ करके यस या नो में ही देने हैं। तो ये तरीका था बच्चों प्रश्नों के उत्तर लिखने के शुरू करने का, और वो पेज जब अच्छी तरह लर्न कर लें और इस विधि को सीखें। अब मैं आपको एक पैसेज पढ़ करके बताता हूँ आपको किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढ सकते हैं उनके, और कैसे उत्तर लिख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर एक पैसेज दिया गया बच्चों, मैंने आपको बताया था कि आप कम से कम पैसेज को 2 बार पढ़ें और अच्छी तरह उसके कथानक को समझें। तो जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है कि इंडिया हैज मेड गुड प्रोग्रेस इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। तो यहाँ पर चूंकि बट आ गया तो उससे पहले का वाक्य जो उसको पहले आप अनुवाद के रूप में समझें कि भारत ने लगभग सभी क्षेत्रों में अच्छी उन्नति की है। बट द प्रॉब्लम दैट वरीज अस टुडे, लेकिन जो समस्या आज हमें चिंतित करती है या चिंता में डालती है वो क्या है, इज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, वो है जनसंख्या की वृद्धि, यानी तेज गति से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, ये समस्या में डालने वाली बात है। द फैमिली प्लानिंग एम्स टू कर्टेलमेंट ऑफ बर्थ रेट, तो फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन के जो कार्यक्रम हैं उनका उद्देश्य है कि बर्थ रेट को कर्टेलमेंट किया जाए, यानी उन बर्थ रेट में कमी लाई जाए। ए स्मॉल फैमिली इज इंडीड अ ब्लिस, एक छोटा परिवार वास्तव में क्या हो सकता है, खुशियों भरा हो सकता है। ब्लिस यानी यहाँ पर आनंददायक या खुशियों भरा हो सकता है, उसमें खुशियाँ होती है, तो छोटा परिवार अच्छा होता है। पेरेंट्स एंड 2 चिल्ड्रन फॉर्मूला इज गोल्डन, तो माता पिता और 2 बच्चों का जो ये फॉर्मूला है वो हमारे लिए बहुत ही स्वर्णिम हो सकता है। इफ ए गार्डन इज स्मॉल, तो यहाँ पर देखो तो एक उदाहरण देकर के आपको बताया कि यदि एक बगीचा छोटा है, एंड प्लांट्स आर फ्यू, और वहाँ कुछ थोड़े पौधे हैं, द गार्डनर फाइंड्स इट इजी टू नर्चर देम, तो माली के लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो उनकी अच्छी तरह नर्चर यानी देखभाल करे। ए लार्ज फैमिली इज फुल ऑफ लाइफ, एक बड़ा परिवार जो होता है उसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों की संख्या होती है। इन लार्ज फैमिली हैज मैनी डिसएडवांटेजेस, तो हालांकि बड़ा परिवार जो होता है उसके अंदर चूंकि बहुत सारे जने शामिल होते हैं घर में, तो उनको अपने कह सकते हैं फुल ऑफ लाइफ यानी जीवन से भरा तो होता है, लेकिन बड़े परिवार जो होते हैं उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, यानी उसके कुछ नुकसान भी हैं आपको। चिल्ड्रन कैन नॉट स्टडी, तो वहाँ पर बच्चे क्या है कि ढंग से पढ़ नहीं सकते। एंड ओल्ड पीपल कैन नॉट गॉसिप, और बड़े बुजुर्ग जो है वो भी ढंग से बातचीत नहीं कर सकते। मास कुकिंग कैन नॉट गिव अस टेस्टी फूड, और मास कुकिंग का मतलब यहाँ पर हो गया कि बड़े पैमाने पर जब खाना बनाया जाएगा बड़े परिवार में, तो उसमें जो है वो अच्छा खाना यानी स्वादिष्ट खाना भी संभव नहीं होता है। इन अ स्मॉल फैमिली चिल्ड्रन कैन गेट देयर डिजायर्स फुलफिल्ड, तो एक छोटे परिवार के अंदर बच्चे अपने सपनों की या जो अपनी इच्छाएं आकांक्षाएं उनकी पूर्ति कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। एंड देयर ड्रीम्स शेप्ड, और उनके सपनों को भी उन्होंने जो सपने देखे हैं उनका एक रूप वो ले सकते हैं, यानी अपने सपने पूरे कर सकते हैं। स्मॉल फैमिली कैन बी अकोमोडेटेड एनीवेयर इन बसेस, तो आप जानते हैं कि जब छोटा परिवार कहीं भी जाए तो आराम से बस में जो है वो या
एंड स्मॉल फ्लैट इन सिटी, यानी एक छोटे घर के अंदर बाजार में भी आराम से रह सकता है, मतलब कहीं भी आराम से आना जाना भी कर सकते हैं और छोटे घर में आराम से रह भी सकते हैं। तो ये आगे जो इसका भाग ये है कि मोreover स्मॉल फैमिली इज वार्मली रिसीव्ड बाय द होस्ट। और यहाँ पर एक और बात बताइए कि इससे भी अधिक बात ये है कि एक छोटा परिवार है उसकी हमेशा ही किसी के घर जाएंगे, कोई मेज़बान है उसके द्वारा जो है उनका बहुत अच्छा स्वागत भी होता है, क्योंकि छोटा परिवार होगा। और इकोनॉमिकली यानी आर्थिक रूप से अपने कह सकते हैं कि ऑल्सो स्मॉल फैमिली कैन बी ऑर्डिनरी बेटर ऑफ इन कंपैरिजन टू बिग फैमिली, यानी आर्थिक रूप से भी एक छोटा परिवार बड़े परिवार की बजाय जो है या उसकी तुलना में बहुत ही अच्छा रहता है। सो ए स्मॉल फैमिली इज ए हैप्पी फैमिली। इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि छोटा परिवार एक सुखी परिवार होता है, खुशियों में भरा परिवार होता है। तो यहाँ पर हमने बच्चों ये मोटे रूप में आप देख सकते हैं कि आपने ये देख लिया कि इसमें जो मुख्य रूप से क्या बताया है, छोटे परिवार के फायदे बताए हैं, छोटे परिवार के बारे में बताया और बड़े परिवार के क्या नुकसान है। तो ये चीज़ें इसमें मुख्य रूप से आई है। तो आपने इसे समझने के बाद यानी आप इसको कम से कम 2 बार पढ़ेंगे और जब ये कहानी आपको समझ में आएगी उसके बाद आप प्रश्नों का उत्तर गौर से समझ करके कि किस प्रकार से प्रश्न में क्या पूछा है वो हम देखते हैं कैसे आप उत्तर इनमें ढूंढेंगे। तो यहाँ पर यही पैसेज है, मैंने यहाँ पर जो है वो क्लिप में यहाँ दिखा रखा है आपको। तो इसमें से जो पहला प्रश्न पूछा है आपसे, ये जो पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया। तो मैंने जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि किस प्रकार से जब आप प्रश्न का उत्तर शुरू करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये इज हेल्पिंग और बाई यहाँ पर, तो इसका उत्तर आप यहाँ से शुरू करेंगे। तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, फिर आप हेल्पिंग और जो यहाँ लगाएंगे, इसके बाद यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर लगाएंगे, यानी द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज। फिर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी जो समस्या थी वो हमने इसमें पढ़ी थी कि वो है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो इसका ये उत्तर जो इसके लास्ट में आप यहाँ पर जोड़ देंगे। तो आप फ्रेमिंग अनुसार लिखेंगे तो आपको लाइन जो है वो यहाँ से कोट नहीं करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप क्या करते हैं कि यहाँ से जो है वो लाइन उठाएंगे तो वो आंसर का रूप सही नहीं बनेगा। तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। फिर दूसरा उत्तर जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्न, व्हाट डज फैमिली प्लानिंग एम एट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यानी क्या जो है वो उद्देश्य है फैमिली प्लानिंग का। तो इसमें आपने देखा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम इसका उत्तर तो यहाँ शुरू करेंगे द के बाद, क्योंकि डज हेल्पिंग और बाई है। तो द फैमिली प्लानिंग एम जो है यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा, एम्स, ठीक है, यानी क्रिया में एस लग जाएगा कि क्या उद्देश्य होता है। तो ये लिखने के बाद आप लास्ट में जो यहाँ पर इसके यानी द फैमिली प्लानिंग एम्स एट, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि कर्टेलमेंट ऑफ, यहाँ से आप देख सकते हैं इसका उत्तर ये रहा कि इसका उद्देश्य क्या है कि जन्म दर में कमी लाना, कर्टेलमेंट ऑफ बर्थ रेट, यहाँ से आप उत्तर लिख सकते हैं आराम से। फिर जैसे तीसरा प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पर, विच टाइप ऑफ फैमिली जनरली कंसिस्टेड ऑफ नॉइज एंड शाउट्स। तो विच यानी कौन सी, ये क्वेश्चन वर्ड आपको याद होना चाहिए। विच टाइप फैमिली यानी कौन से परिवारों में सामान्य रूप से क्या होता है, शोरगुल और बहुत चीख चिल्लाहट होती है। तो आप इसका उत्तर जो है वो जैसे देखें विच टाइप ऑफ फैमिली, तो यहाँ सिर्फ आपको टाइप पूछा है तो आप एक सिर्फ परिवार का नाम बता सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि हमारे पास 2 बातें आई है, एक तो बिग फैमिली एक स्मॉल फैमिली। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि बड़े परिवार में ये शोरगुल और चीख चिल्लाहट ज़्यादा होती है। तो सिर्फ इसका उत्तर आप इतना ही लिख दें, बिग फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उत्तर केवल सिर्फ क्या हो जाएगा, बिग फैमिली, यानी कौन सा परिवार आपसे पूछा, तो अभी फ्रेमिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ लिख देंगे बड़े परिवार में ऐसा होता है। फिर चौथा प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर, गिव 2 डीमेरिट्स ऑफ लार्ज फैमिली, यानी बड़े परिवार के क्या 2 नुकसान हैं। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तो आप यहाँ से डीमेरिट्स ऑफ ए लार्ज फैमिली आर, यानी आप यहाँ शुरू करके और आर करके और लास्ट में क्या लिख देंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
जैसे यहाँ पर बड़े परिवार के नुकसान आपको यहाँ बताए थे। तो ये कि बच्चे जो है वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो चिल्ड्रन कैन नॉट स्टडी, ये जो यहाँ पर उत्तर बनता था इसका ये हो गया। और एक मास कुकिंग जो है कैन नॉट गिव टेस्टी फूड, ये उत्तर आप इसमें लिख सकते हैं कि ये 2 कारण लिख सकते हैं यहाँ पर कि इस कारण से जो है वो डिसएडवेंटेजेस रहती है बड़ी परिवार जो है। तो फिर यहाँ आगे जो 5वां प्रश्न पूछा है आपसे कि वाई इज स्मॉल फैमिली कॉल्ड गोल्डन फैमिली, तो गोल्डन फैमिली क्यों कहते हैं स्मॉल फैमिली को, तो यहाँ हम इसका उत्तर यहाँ शुरू करेंगे इज के बाद हेल्पिंग है। तो स्मॉल फैमिली इज कॉल्ड, ये जो इज है वो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब से पहले गोल्ड फैमिली, बिकॉज इसको बिकॉज से हम जोड़ दें क्योंकि छोटे परिवार में क्या होता है, बिकॉज चिल्ड्रन कैन गेट देयर डिजायर फुलफिल्ड, क्योंकि बच्चों की आकांक्षाएं पूर्ति हो सकती है, एंड देयर ड्रीम्स शेप्ड, और उनके सपने भी पूरे हो सकते हैं। इसलिए छोटे परिवारों को अपने क्या मान सकते हैं कि वो बहुत ही गोल्डन फैमिली होती है। ठीक है। और फिर इसके बाद जैसे 6ठा प्रश्न आपसे पूछा है कि व्हाट आर डिसएडवांटेज टू द बिग फैमिली, तो बिग फैमिली को क्या क्या नुकसान है, तो यहाँ पर डीमेरिट्स में ये जो बातें थी वही बात आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये 2 बार पूछ लिया गया प्रश्न। और 7वां प्रश्न है कि फाइंड आउट फ्रॉम पैसेज विच मीनिंग मीन्स फाइनेंशियली, यानी फाइनेंशियली का मतलब यहाँ पर हो गया आर्थिक रूप से, तो यहाँ पर इसका जो समानार्थी शब्द है वो इकोनॉमिकली यहाँ पर ये जो आया यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, तो ये इसका उत्तर बनता है। इस प्रकार से बच्चों मेन मकसद था मेरा आज आपको समझाना कि प्रश्न का उत्तर कैसे शुरू करेंगे और फ्रेमिंग के अनुसार आप आंसर लिखें। और मैं कुछ पैसेज की प्रैक्टिस आपको और अगले वीडियोज में कराऊंगा जिनमें उत्तर लिख करके अपने देखेंगे। आज तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए क्योंकि मैंने प्रक्रिया पहले आपको समझा दी कि किस प्रकार से आप उत्तर लिखें। तो नेक्स्ट जो पैसेज करेंगे उसमें अपने उत्तर लिखेंगे कि किस प्रकार से उत्तर हम लिखें, फ्रेमिंग के अनुसार लिखें। तो आज का जो मेरा वीडियो आप इसको 2-3 बार ध्यान से देखें, इसमें कुछ जो जितनी बातें आपको बताई है वो अच्छी तरह लर्न करें। और मेरा चैनल जो लगातार आप देखें, और घर बैठे अभी जो कोविड का टाइम चल रहा है या गर्मियों की छुट्टियां जो नए बच्चों के लिए चल रही है वो भी इससे पढ़ें, अपनी कॉपी में नोट करें और अपना अध्ययन जारी रखें। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।